हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 22 दिसंबर को सीटेट में हुए ईवीएस के 30 क्वेश्चनों को। तो डिस्कस करेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, स्थान और अत्यधिक पसंदीदा भोजन, इनको मैच करना है। गोवा में क्या पसंद है? नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली। और कश्मीर में क्या खाते हैं? सरसों के तेल में बनी मछली। केरल में करी के साथ उबला हुआ टैपिकुआ। और हांगकांग में पकाया हुआ सांप। और ये ऑप्शन किससे मैच कर रहे हैं हमारे? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर था हमारा 63। ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सारे ऑफिशियल आंसर से बताए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रत्येक भाग में होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 65 पे, उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। इसका राइट आंसर हुआ उल्लू। उल्लू की आंखें होती हैं ना सामने, ऐसे ऐसे इंसानों की तरह, ऐसे ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। वह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हमारा, कबूतर तो देख ही नहीं सकता इतनी दूर से। बाज, चील और गिद्ध। गिद्ध क्या होता है? वल्चर, जो इसका आंसर होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? इसका राइट आंसर होगा 2004 में आई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। स्लॉथ के विषय में क्वेश्चन नंबर 68। स्लॉथ के विषय में दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। यह स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और इसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसका राइट आंसर होगा आपका 62 का बी। स्लॉथ 20 घंटे नहीं सोता। स्लॉथ क्या है? 20 वर्ष नहीं होती, 40 वर्ष होती है लगभग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। ये तो अलग ही कराऊंगी। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान ना, जो नेशनल पार्क होते हैं वो राजस्थान में जो जो नेशनल पार्क है उन्हें ना लर्न कर लेना। वो सारे यही पूछे जाते हैं, राजस्थान वाले ज़्यादातर। और 71 चलते क्वेश्चन पे। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपना घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? कैसे बनाने चाहिए उनके घर? जहाँ भारी वर्षा होती, बांस के खंभों पर ढालू छतों वाले घर बनाने चाहिए जिससे कि पानी आसानी से बह जाए। अब चलते हैं 72 पे। घटपर्णी शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय में पाया जाता है घटपर्णी नाम का पौधा। क्वेश्चन नंबर 73 पे। 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। आरती 12 वर्ष की, स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 और नमन का 12 वर्ष, पुरुष हीमोग्लोबिन 8 था। उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपका दोनों ही रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। दोनों में रक्त की कमी है, एनीमिया है दोनों को। हीमोग्लोबिन कम है तो जाहिर सी बात है एनीमिया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। अल बरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए।
अल-बरूनी ने भारत पर भ्रमण कर हजार वर्षों से भी पहले राज्य किया था। राइट। उसने उन सब चीज़ों के बारे में लिखा था जो हमारे देश से बहुत भिन्न है, विशेष रूप में पानी को एकत्रित करने के लिए बनाए गए तालाब। राइट। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। राइट। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, बी, सी, तीनों ही ऑप्शन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 75 पे। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका राइट आंसर होगा रोनाल्ड रॉस ने किया था कि मच्छर मलेरिया फैलाते, उन्होंने ही सिद्ध किया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 76 पे। पर्यावरण के अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। यह शिक्षण को समझने के लिए आसान बनाता है। यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। किसी विषय वस्तु को सीमित करना तो काम ही नहीं, ये तो गलत ही होगा। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों में सीखने के लिए सक्षम बनाता है। ए, बी और डी। ये किस में ए, बी और डी? ए, बी और डी तो है नहीं, ये वाला क्वेश्चन गलत। इसका आंसर सबको कॉमन मिला था, तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी और डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे। पर्यावरण की अध्ययन की प्रकृति है संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। चलते क्वेश्चन नंबर 78। अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने एक प्रदूषण शब्द नहीं सुना है, इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता ने इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? व्याख्या का, बच्चों के लिए व्याख्या तो करना ही नहीं चाहिए। विचार मंथन करेंगे या कठपुतली द्वारा नाटक या क्षेत्र भ्रमण करेंगे? उनके लिए छोटे बच्चे हैं, बताइए क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका 78 का सी और डी। चलते क्वेश्चन नंबर 79 पे। पर्यावरण एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्न में से कौन सा कथन इस परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, अभिभावकों की विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। हमें तो लेबल तो करना ही नहीं है बच्चों को कि ये फेल हो गया, कि पास हो गया, ऐसे करके। अब चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे। विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसने इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? इसका राइट आंसर को छोटी छोटी समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, मतलब वोटिंग वाला सिस्टम। चलते क्वेश्चन नंबर 81 पे। भोजन पाठ पर चर्चा करते समय गुरुप्रीत हमारे विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, और सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? तो इसमें है ना, ईवीएस के किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? इसका राइट आंसर होगा परिवार के सदस्यों में भोजन पकाने की भूमिका और परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। तो भोजन कौन बना रहा है और सब्जी कौन खरीदने जा रहा है, ये सब। चलते क्वेश्चन नंबर 82 पे। श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के तैनात अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसने अपने पापा के पड़ोस के करीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्न में से शैक्षिक पक्ष का आकलन करने के लिए किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा वृत्तांत रिकॉर्ड, मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे। गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसने बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रिया में किसी भी
में भी भाग नहीं ले रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करनी होती, क्या करना होगा? इसका राइट आंसर होगा उसे कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए कि उसे दिखाई कम देता है, तो उसके लिए वैसे ही व्यवस्था करनी चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 84 पे। कृषि ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं वो करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है। वह रेशम कैसे बनाता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी रहेगी? उसे क्या करना होगा? रेशम पालन इकाई भ्रमण करना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए? पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण या पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। इसका राइट आंसर है पाठ्यचर्या का निर्माण। अब चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे। कक्षा पहली व दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्यावरण घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 87 पे। रेशम कक्षा 5 में जंतु को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने के लिए कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा और उसने इस रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश का रंग हरा हुआ। तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए कि वो आकाश को एनालिसिस करें, देखें कि कैसा आकाश है, कैसा कलर है, वो वैसे ही करें, उसमें उसे समझाएं। क्वेश्चन नंबर 89 पे। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछा है। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के साथ आकलन, इसका ए और सी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट पे 90 पे। निम्न में से कौन सा कथन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दृष्टांत अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 24 दिसंबर 2021 में हुए सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस के 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चनों को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आया था, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाघ। बाघ दूर से ही अपने शिकार की पहचान कर लेता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 62। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंघी करना। चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे। ये मैचिंग दी है इसमें, पहले ये देख लीजिए, जो जो आपने पढ़ा हो उसके बारे में देख लीजिए। कोयल के बारे में आपने कुछ पढ़ा हो। अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देता है। इसका कोयल का तो ये हो जाएगा इसका। और दर्जन चिड़िया क्या होती है? ये दर्जन चिड़िया ये अपने उसमें घोंसले में क्या करती है, ये सूखे पत्ते और कपड़े के टुकड़े इनसे बनाती है अपना घोंसला। इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े, चीथड़े आदि का उपयोग करती है। जिसमें बी का तो फर्स्ट हो और डी का फोर्थ हो, ऐसा ऑप्शन लेना है हमको। और कलचिड़ी क्या होती है? कलचिड़ी जो सड़क किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है उनके। और शक्कर घोड़ा क्या होता है? झाड़ी पर। इसका ये हो जाएगा ए का थर्ड और कलचिड़ी सी वाले का सी का सेकंड। जिसमें ये हो उसी वही राइट आंसर है। वैसे भी इसमें है ना, इस वाले क्वेश्चन पे पिछले सीटेट में सबको कॉमन नंबर मिला था क्योंकि उसमें गलत आंसर दिया था।
इस वजह से इसके आंसर ये वाले सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा, किस में होता है लौह तत्व? आयरन किस में होता है? पालक, गुड़ और आंवला। चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। हमारे राष्ट्रपति द्वारा पांचवी की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है? इसका राइट आंसर उसी से ठंडा उसी से गर्म। चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे। ये वाले क्वेश्चन में सारे एक अलग सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी। अब 67। हमारे देश में एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हुए हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकान की छतें सामान्यतः ढालू हैं। यह राज्य कौन सा हो सकता है? ये तो सबको ही पता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? असम। असम में बहुत अधिक वर्षा होती है और वहाँ के जो मकान होते हैं ना वो बांस के बने होते हैं, लकड़ी के, बैम्बू के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। निम्न में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। इसका राइट आंसर होगा हमारा 68 का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पे। झारखंड में एक ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि के आवंटन में विशेष मात्रक यूनिट, जिसे टिन कहते हैं, टिन का उपयोग किया जाता है। इसका मात्रक यूनिट, इसका मात्रक का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा 69 का वह भूमि जिस पर कोई एक किसान एक टिन बीज बोता है उसे ही टिन बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 70। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में निम्न में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करने देते हैं। सही है। खपतवार आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। ये तो किसी में ही नहीं करते, जलाते। खपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। ये सही है। जब जमीन की खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। सही, ये नहीं सही। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए और सी। ए और सी किस में दिए हैं? कुछ ऑप्शन नंबर 3 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व कांसे की बनी धातु बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते रहे। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्न में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे। ये भी अलग सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी 72। अब चलते 73। कन्नौज शहर इत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह भारत के किस राज्य का जिला है? इसका राइट आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ये सारे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन अलग वीडियो में करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय त्योहारों में का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दिवाली तो कार्तिक अमावस्या पर मनाया जाता है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, ये होते हैं पूर्णिमा के दिन। चलते क्वेश्चन नंबर 76 पे। प्राइमरी स्तर की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थी में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषता इसके लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा हमारा 76 का 3rd। ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है ताकि उन्हें समझ आ जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इसका राइट आंसर होगा अनुमान लगाना, अनुमान लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है। इसका राइट आंसर होगा हमारा 79 का ए और बी। ए, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे और पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने, और सी, उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे, ये सारे जो आंसर बताए जा रहे हैं ना, ये सारे ऑफिशियल आंसर हैं, जो आंसर की दी गई थी उससे ही सारे आंसर लिए गए हैं। तो आप इन आंसरों को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को कीजिए लाइक। अब क्वेश्चन नंबर 80, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। चलते क्वेश्चन नंबर 81, कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है, निम्न में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। जो कक्षा 1 फर्स्ट और सेकंड है उनमें है ना ईवीएस की वो ही नहीं है, बुक्स नहीं है, तो इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है इसका। इसका ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। इसका राइट आंसर होगा लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, वनों के संरक्षण पर नाटक करना, एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। इसका राइट आंसर ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 83 पे, ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है। इसका राइट आंसर होगा हमारा 83 का फोर्थ, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसके शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूलन हो। क्वेश्चन नंबर 84 पे, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा कक्षा में आपसी विचार विमर्श। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए हो। इसका राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 86 पे, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्न में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है। इसका राइट आंसर होगा किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा 5वीं कक्षा में परिवार पारगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठचर्या उपागमन है। इसका राइट आंसर हो स्थानीय से वैश्विक। चलते क्वेश्चन नंबर 88 पे, निम्न में से कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए, सी और डी। अनुदेशन, विशिष्ट उद्देश्य, प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल या सामान्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 89 पे, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे उचित है। इसका राइट आंसर होगा श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए, स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, और जहाँ तक संभव हो पाठ्य पुस्तक को अधिक से
अधिक मूर्त निश्चित बनाए जाएं। अब चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए भ्रमण करना चाहता है। इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी उसके भ्रमण करने के लिए? जल संचय यंत्र, या जोहड़, या बावड़ी, या खेजड़ी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, A, B और C। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 27 दिसंबर को हुए सीटेट एग्ज़ाम में EVS के 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आए थे। और ये जो सारे आंसर जो आपको बताए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए। उसको राधा को मतलब कम दिखाई दे रहा है उसको, तो हमें है ना ऐसे खाद्य पदार्थ खाने होंगे विटामिन जिसमें विटामिन ए हो, इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़े। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था हमारा, कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग संरक्षण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा आपका दाचिंगम। हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है दाचिंगम। अब चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। इसका राइट आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ओजोन परत से संबंधित है। चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि यह शहरीकरण के लिए दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया है, इसका नाम क्या होगा? गौरैया। इसका राइट आंसर होगा गौरैया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। निम्न में से किन स्थानों पर आप नाव का उपयोग यातायात के साधनों के रूप में देख सकते हैं? नाव का उपयोग कहाँ देख सकते हैं? कश्मीर और केरल में। चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे। निम्न में से कौन सा एक कीट पक्षी पौधा नहीं है? कौन सा कीट पक्षी पौधा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा एजीरेटम। डायोनिया है, नेपथेंस है और संड्यू है। चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि वह बहुत मजबूत और चटक रंग का है, अत्यधिक छिद्रयुक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। इस कपड़े की पहचान कीजिए। यह कौन सा कपड़ा है? इसका राइट आंसर होगा पॉलिएस्टर। चलते क्वेश्चन नंबर 68 पे। यदि विभिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, इस संबंध को कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? परजीविता। सहजीविता वाला तो वो लाइकेन होगा। इसमें एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, इसको क्या बोलेंगे? परजीविता। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? ये तो आप सभी जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये वाली गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है और सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? इसका राइट आंसर होगा बांस का पौधा। चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे। निम्न में से कौन सा भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? इसका राइट आंसर होगा स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये तो ट्रिक से याद कर लीजिए, कर्क रेखा वाला जी, ऐसे करिए GRMCJPTM। मैं तो ऐसे ही याद किया था, GRMCJPTM। चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण उसे तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। इसका राइट आंसर होगा सी के खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री उसने नुकसान पे भी बेच देता है वो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, संकटग्रस्त बिक्री। अब चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? इसका राइट आंसर गौरैया। क्वेश्चन नंबर 75। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर होगा सूंडी एवं इल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। ईवीएस की प्रकृति है, ईवीएस की कैसी प्रकृति है? तो आप सभी जानते हैं, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। क्वेश्चन नंबर 77। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर समझ को विकसित करता है। ये पर्यावरण के बारे में क्या क्या अंतर है, इसकी समझ को विकसित करता है बच्चों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78। कक्षा 3rd से 5th तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका NCF 2005। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 79 पे। एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? इसका राइट आंसर भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। निम्न में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस की कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका स्वयं करके सीखना, विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना या रटकर सीखना। इसमें रटकर सीखना तो होगा नहीं, इन परिभाषाओं द्वारा सीखना, स्वयं करके सीखना और विवरणों द्वारा सीखना। तो परिभाषाओं द्वारा भी सीखना हो सकता है, हाँ, परिभाषाओं द्वारा भी सीखना, जो छोटी मोटी परिभाषाएं होती हैं उनके द्वारा भी बच्चे सीख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं? ये क्या चीज़ है हमारी, कैसे बनाते हैं और करते हैं? ये हमारी क्या है, थीम। ईवीएस की जो थीम दी है, थीम और उप थीम है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, वो आप देख लेना क्या क्या थीम है और कौन कौन सी उप थीम है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं तो थीम है हमारी, फिर इनकी भी सब थीमें दी गई हैं। और यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और जो भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज करनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका कहानियाँ एवं विवरण या प्रयोग, हास्य चित्र पट्टियाँ या कविताएं। छात्रों को संबोधित करने के लिए किस नीति की ये नीतियाँ हैं, इनमें से दी है, इसमें से आपको राइट ऑप्शन होगा हमारा ACMD। चलते क्वेश्चन नंबर 83 पे। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, छात्रों को क्रियात्मक कौशलों का विकास करना और छात्रों में सौंदर्यबोधी संवेदित विकसित करना, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। इसका
राइट आंसर होगा ए, बी और सी। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 84 पे छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक हैं, क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। सही है। प्रश्न छात्रों को स्वयं अभिव्यक्ति करने का अवसर देते हैं। सही है। प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है। प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। चलते क्वेश्चन नंबर 85 पे। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण क्या है? एक प्रक्रिया कौशल है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, या उत्पाद प्रक्रिया है, या मनो सामाजिक कौशल है। इसका राइट आंसर होगा ए और बी, प्रक्रिया कौशल और संज्ञानात्मक प्रक्रिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य, ए और बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 87 पे। निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? किन विषयों की चर्चा होगी ईवीएस की कक्षा में? इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल की दर, पशुओं का संरक्षण, या जल आपदा, ए, बी, सी। कहाँ जा रहा है? चलते क्वेश्चन नंबर 88 पे। निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपका 88 का साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। क्या करता है इंगित? सीखने के उद्देश्य। चलते क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 90। शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि। इसका राइट आंसर होगा शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है। ये हो गए हमारे आज के 30 क्वेश्चन। लेके आए हैं 28 दिसंबर को हुए सीटेट के ईवीएस के 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और जो आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन सभी के आंसर ऑथेंटिक ऑफिशियल आंसर जो सीटेट के आंसर की में दिए गए हैं। तो आप यहाँ से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। और जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है वो कौन सा पक्षी है? इसका राइट आंसर होगा हमारा मैना। मैना कैसा पक्षी जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी। उसमें तो झटके से पीछे करने वाला और इसमें पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, मतलब ऐसे करके पूरा घुमा लेने वाला 360 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। और उल्लू की आंखें कहाँ होती है? सामने होती है, मानव के आँखों की तरह सामने। और पक्षियों की आंखें साइड से होती हैं और उल्लू की आंखें सामने होती हैं। भी ध्यान रखना उल्लू के बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ये 6 बिंदुओं पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के
जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है, यह कौन सा राज्य है? असम। असम में बने होते हैं बांस के घर, क्योंकि वहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 66 पे, क्वेश्चन नंबर 66 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे, 67 पे सॉरी 67, 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। राइट है ये। मनाली हिमाचल मकान बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। रॉन्ग है। राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों में जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। राइट। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए और सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ, उनमें से चुनिए कौन सा भिन्न है। इनमें से कौन सा भिन्न है? कछुआ, मछली, कौवा और घड़ियाल। इसका राइट आंसर होगा कौवा। ये सभी तो पानी में तैरने वाले हैं। कौवा आसमान में उड़ने वाला। चलते क्वेश्चन नंबर 69 पे। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हाथियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इसका राइट आंसर होगा आपका 69 का सी और डी। सी क्या है? एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते खा लेता है और किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी भी फैसले लेती है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 70 पे। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है अक्टूबर से दिसंबर। चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो यह किसके सापेक्ष होगी दूरी? दिशा किसके सापेक्ष होगी? क्वेश्चन नंबर 72 का 4th, उत्तर से पश्चिम की ओर। चलते क्वेश्चन नंबर 73 पे। निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों के सही अनुक्रम चुनिए। इसमें फर्स्ट पे क्या आएगा? बीज बोना या खपतवार निकालना, या प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों काट कर अलग करना, या गुड़ाई करना, या प्याज को उखाड़ कर निकालना। इसका राइट आंसर होगा पहले हम क्या करेंगे? पहले गुड़ाई करेंगे, फिर बीज बोना, फिर क्या होगा? बीज बोना, गुड़ाई करना, फिर खपतवार निकालना। जब वो बन जाएगी तब उसको निकालना, खपतवार निकालना, फिर प्याज की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, फिर लास्ट क्या होगा हमारा? लास्ट होगा ये प्याज की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना। बी के बाद क्या आएगा? प्याज को उखाड़ कर निकालना, फिर होगा प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को अलग करना। DABEC ये किस में है? DABCE कुछ ऑप्शन नंबर 4th। अब चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक सहतूत वृक्ष में नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर होगा बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। ये तो पाए जाते हैं। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, पत्तियां बहुत कम होना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत शिफ्ट में रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। चलते क्वेश्चन नंबर 76 पे। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं तो आप किस संसाधन का उपयोग करेंगे?
इसका राइट आंसर होगा आपका सामुदायिक संसाधन का करेंगे। तकनीकी का हम कर नहीं सकते इसमें कुल्हड़ बनाने में, ना मीडिया का कर सकते हैं हम इसमें चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे। निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण करने की प्रक्रिया है। चलते क्वेश्चन नंबर 78 पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना और अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना है। इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी। डी, ए और बी। चलते क्वेश्चन नंबर 79 पे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब चलते क्वेश्चन 79 पे। निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? इसका राइट आंसर होगा बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। बहुत कोल्ड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 80। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है। इसका राइट आंसर होगा हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। ये भेदभाव ही तो है, क्योंकि लड़कियां ही घर का काम करेंगे, लड़के बाहर का करेंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 81 पे। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए वे और उसके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं और इसका जल बजट बनाएं, तभी बच्चे सीख पाएंगे जल का प्रयोग का सही तरीका। अब चलते क्वेश्चन नंबर 82 पे। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की ची ची आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है ये सितारों के चमकने की आवाज है। आप क्या करेंगे? अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तिका में दिए गए प्रयोग के परिणाम। इसका राइट आंसर होगा नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 में आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां एकत्रित करना और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है तो आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर विद्यार्थी से सूखी पत्तियां एकत्रित करने के बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 85 पे। निम्न में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व है? विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी और डी। कोऑपरेटिव लर्निंग के तत्व हैं सी और डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीके से जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन अध्यापिका
द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है। विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए, विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके विविध संदर्भों को प्रदान करने के लिए, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। इसमें हमारा डी ऑप्शन तो किसी में होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर बी, सी और डी। मतलब डी ऑप्शन तो होगा हमारा, बी, सी और डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 87 पे। निम्न में से कौन से कथन रचनावादी कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका बी और डी। विद्यार्थियों को ज्ञान के निर्माण हेतु प्रेरित करना, प्रश्न करना, व्याख्या करना। चलते क्वेश्चन नंबर 88 पे। कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त का चयन करें। कैसा विषय है? एकीकृत। नेक्स्ट वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था एकीकृत है पर्यावरण विषय। चलते क्वेश्चन नंबर 89 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अध्यापक विभिन्न प्रकार के घोंसले पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर हटा दिया कि बालकनी टहनी है और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर, विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करें। उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों। क्री लेके आए 30 दिसंबर को हुए सीटेट की परीक्षा में आए हुए ईवीएस के 30 क्वेश्चनों को। तो डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था और जो आपको आंसर दिए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के तेल का सबसे कम उपयोग होता है? सबसे कम उपयोग किस तेल का होता है? पाम का तेल। और सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? सरसों के तेल का होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। निम्न में से वह कौन सा समूह चुनेगी? इसका राइट आंसर होगा आपका एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन का। चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे। गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? निष्पादन, फटकना। जो गांव में फटकते हैं उससे सूप से फटकते हैं, उससे भूसी अलग की जाती है गायों के लिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं हम? परजीविता। एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। विशेष क्षेत्रीय क्या होते हैं? एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। अब चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे। निम्न में से कौन से वनोन्मूलन के परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा आपका वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, राइट। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, राइट। और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। वनोन्मूलन क्या होता है? वनों की कटाई करना। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 68 पे। ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। ये तो सही है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होती है, जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव में महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो ए, बी और सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। क्वेश्चन नंबर 70 पे, नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण का सही क्रम को पहचानिए। इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड। पहले क्या होगा, बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीज आवरण को नरम कर देता है और ये फूट जाता है। फिर इसके बाद दूसरी क्रिया होगी, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। फिर इसके बाद इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। फिर इसके बाद डी के बाद सी, बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है और पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 71 पे, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा आपका फसल काटना, थ्रेसिंग, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और सेकना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। इसका राइट आंसर हो लुप्त पौधे और विलुप्त जानवर। चलते क्वेश्चन नंबर 73 पे सॉरी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है, कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 74 पे, पहचानिए निम्नलिखित राज्यों में से किसकी दिशा में समुद्र है, किसकी एक दिशा में समुद्र है। इसका राइट आंसर होगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। इसका राइट आंसर होगा ए और डी सही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के तिल संक्रांति को मनाया जाता है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवान्न मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 76 पे, लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय में बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र में जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका राइट आंसर होगा आपका सी और डी। सी में क्या है, यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है और यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने में राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि मॉडल बनाने में विद्यार्थियों की सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है, उनकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है उनका। तो जब हमें बच्चों को नए नए कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 78 पे, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों को में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। इसका राइट आंसर होगा बागवानी करना। चलते क्वेश्चन नंबर 79 पे, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन में छाया और दूसरे बर्तन में सूर्य का प्रकाश रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इसका राइट आंसर होगा अवलोकन कौशल विकसित करने में। चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे, एक पर्यावरण अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है, सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। इसका राइट आंसर होगा उन्हें अपने इलाके के एक पेड़ पौधे की देखभाल करता बनाकर उनसे कह दो कि तुम्हें एक छोटा सा पेड़ लगाना है और उसकी देखभाल करनी है। चलते क्वेश्चन नंबर 81 पे, निम्न में से कौन से उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों की जिज्ञासा में
वृद्धि होती है, सीखने में व्यस्तता, छात्रों में परस्पर सामाजिक क्रिया और निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। ये तो होगा नहीं इसका, ए, बी और सी। चलते क्वेश्चन नंबर 82 पे। छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इसमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य से प्राप्त की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव और कौशल प्रक्रिया में सुधार। चलते क्वेश्चन नंबर 83 पे। सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे कि उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जिससे उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान में से देखा जाए। चलते क्वेश्चन नंबर 84 पे। निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? विद्यालय का बगीचा, संप्रेषण तकनीक, सूचना व संप्रेषण तकनीक। इसका राइट आंसर होगा ए और सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 85 पे। श्रीमती मेहरा अपने छात्रों को परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? इसका राइट आंसर होगा आपका बी और सी, चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा। चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं, क्योंकि मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति समझाने में सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87। अर्जुन अक्सर पर्यावरण की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं? इसका राइट आंसर होगा अवलोकन कौशल का, ऑब्जर्वेशन स्किल का। तो क्वेश्चन नंबर 88 पे। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कक्षा अध्यापन में प्रत्यय और तथ्य देना। उनको बस रटवाते रहो, तथ्य बताते हो, उन्हें कुछ घुमाओ नहीं। ये अच्छी नहीं है तकनीक। अब चलते हमारा क्वेश्चन 89 पे। श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं। वे योजना बनाती हैं कि आस पास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 90 पे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश का अनुसरण करता है? किसका अनुसरण करता है? सामाजिक रचनावादी का। सामाजिक रचनावादी। ये हुए आज के हमारे ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चन। 31 दिसंबर को हुए ईवीएस में आए हुए 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है उसका पत्ती, तना, जड़ या फल। इसका राइट आंसर होगा हमारा जड़। जो मूंग या चना को उसमें से जो जड़ें निकल आती हैं वो वाला पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 62 आया था, माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर कौन सा रंग आता है? इसका राइट आंसर होगा नीला और काला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 63 आया था हमारा, बेरी नामक रोग विषमता से किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से? क्वेश्चन नंबर 63, इसका राइट आंसर होगा आपका विटामिन B1। तो क्वेश्चन नंबर 64 पे, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका तना से। क्वेश्चन नंबर 65 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है?
कौन सी जड़ नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका आलू। आलू की जड़ नहीं हो, आलू जड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 आया था, निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? इसका राइट आंसर होगा अमरबेल। अमरबेल। क्वेश्चन नंबर 67 आया था, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका आम, मैंगो के। तो क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसको बीजपत्र कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका बीजपत्ती। बीजपत्ती, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 आया था, इस ये वाली शिफ्ट में सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरियों की ग्रंथियां नहीं होती? इसका राइट आंसर होगा तुलसी। क्वेश्चन नंबर 70 आया था हमारा, पत्तियों में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम है? इसका राइट आंसर होगा आपका शिरा विन्यास। क्वेश्चन नंबर 71 आया था, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 आया था, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा आपका जीवाश्म ईंधन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंपरागत स्रोत वाला ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 73 आया था, पौधों के ऊपरी भाग से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा श्वसन, नहीं बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वेपोराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 74 आया था, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखेंगे? इसका राइट आंसर होगा स्थानिक समूह में रखेंगे इसे। क्वेश्चन 75 आया था, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? पृथ्वी से छोटा कौन सा ग्रह है 75 का? इसका राइट आंसर होगा हमारा बुध। पृथ्वी से छोटा है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। 70 क्वेश्चन नंबर 76, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। क्वेश्चन नंबर 77 आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण की शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, यह थीम आधारित है। इसका राइट आंसर होगा आपका ABC। अब क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन 78 आया था, निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? ईवीएस की कक्षा के संबंध में अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की शिक्षा, ज्ञात से अज्ञात, ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। इसका राइट आंसर होगा आपका ABC तथा D। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन, ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है 79? इसका राइट आंसर होगा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आया था हमारा, NCERT की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। रोजमर्रा की चुनौतियाँ, असल जीवन की घटनाएं, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, वास्तविक स्थान। इसका राइट आंसर हो वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव। क्वेश्चन नंबर 81 आया था, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। क्वेश्चन नंबर 82 आया था हमारा, ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? ईवीएस का शिक्षक किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है?
इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोजेक्ट कार्य। क्वेश्चन नंबर 83 आया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 83, NCERT के EVS के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। क्वेश्चन नंबर 84 आया था, EVS की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। इसका राइट आंसर विद्यार्थी की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 85, EVS का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण व दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक का यह प्रयोग क्या कहलाता है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका दृष्टांत वर्णन उपकरण। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा EVS के आकलन का सूचक हो जाता है? EVS के आकलन का सूचक अवलोकन, सहयोग या याद या प्रत्याहान। इसका राइट आंसर होगा आपका अवलोकन और सहयोग, A और B। क्वेश्चन नंबर 87 था, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। इसका राइट आंसर होगा 87 का विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देना। जिस क्वेश्चन में दिख जाए आपको अवसर देना, वो वाला तो समझना, वो तो राइट होना ही होना है 99.9%। और जिसमें दिख जाए केवल एक वर्ड, केवल एक ही वर्ड, और वो तो 99.9% वो रॉन्ग होना है, वो हर केस में। CTET की एक खास बात है। क्वेश्चन नंबर 88 आया था हमारा, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? इसका राइट आंसर हो कविताएं और कहानियां। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा समुदाय के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 90 आया था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था EVS का, निम्न में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आप हमारी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।